वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने कल के सेशन में कुछ बेसिक बातों को सीखा था, जहां पर हमने टीडीएस के का जो इंट्रोडक्शन था उसको हमने समझा था कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस किस तरह से किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है और किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होता है। पहले हम लोग कल की पढ़ाई गई बात का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था। कल हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि हम लोग अपने पूरे बैच में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने आपको कल ये बताया था, कल कुछ चीजें बता भी दी थी, जैसे कि व्हाट इज टीडीएस, हु कैन फाइल टीडीएस रिटर्न एंड हु कैन नॉट फाइल टीडीएस रिटर्न, और उसके बाद रेट ऑफ टीडीएस। ये चार बातें हमने कल के टॉपिक में डिस्कस कर ली थी। आज बाकी की बची हुई 6 बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल 4 बातें समझी थी उसका एक बार रिवीजन। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस एक तरीके से आपकी इनकम पर नजर रखने का तरीका है कि आप किसी प्रकार की कोई चोरी ना कर पाए, और चोरी इन द सेंस कि आपको इनकम डिक्लेयर करनी चाहिए थी और आपने जानबूझ करके कैश में ट्रांजैक्शन करके या कुछ इस तरह से ट्रांजैक्शन किया कि आपकी इनकम विजिबल नहीं हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आपने उसे डिक्लेयर भी नहीं किया, ना वो आपके बैंक अकाउंट में आई, किसी को पता ही नहीं चला। आपने गुपचुप तरीके से पैसा कैश में लेके डील कर लिया और इनकम और जो टैक्स बनता था वो टैक्स आपने जमा नहीं करवाया। इस बात को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जहां पर जो अपनी किताबों में खर्चा क्लेम करना चाहता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि वो सभी लोगों का टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को जमा करवाए। और बाद में जिन लोगों ने, क्योंकि आपके बुक्स का ये एक्सपेंस है और किसी और के लिए ये इनकम है, तो जैसे ही वो अपना आईटीआर फाइल करेंगे उनको मिनिमम उतनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे डिक्लेयर तो गवर्नमेंट उनको एक नोटिस भेज सकती है और ये पूछ सकती है कि आपके 26 ईयर्स में दिखाई दे रही थी एक इनकम, आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग क्यों नहीं करी। ये बात उनसे पूछी जा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म तैयार किया और उस मैकेनिज्म में जो लोग अपना खर्चा क्लेम करना चाहते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली कि आप अपनी किताबों का खर्चा तो क्लेम करिए, लेकिन ये जिसकी जिसकी इनकम हुई है वो भी तो इनकम डिक्लेयर करे अपने आईटीआर में। ठीक है, इसलिए ये कहा गया। एक हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि कृधा लीगल स्टार ने मुकेश जायसवाल को कंसल्टेंसी के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट किया, 1 लाख प्लस जीएसटी किया और माइनस टीडीएस। टीडीएस 18% लगता है, टीडीएस 10% लगता है प्रोफेशनल्स पर, तो 10% माइनस करने के बाद 1,08,000 का पेमेंट किया। यहाँ पर 1,08,000 रुपए का पेमेंट मुकेश को मिला और 10,000 रुपए तो उसके मुकेश के पैन कार्ड पर किधर लीगल स्टार ने चढ़ा दिया इनकम टैक्स पोर्टल से। बाद में मुकेश चाहे तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड ले सकता है, अगर रिफंड बन रहा होगा तो। ठीक होगी बात, ये एग्जाम्पल था। अब कौन लोग टीडीएस रिटर्न को फाइल करना जरूरी है? हर कंपनी को, कॉर्पोरेट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिनके पास टैन नंबर है उनको टीडीएस फाइल करना मैंडेटरी है। और हर उस इंडिविजुअल और एचयूएफ को अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जो कि टैक्स ऑडिट में आता है। अब टैक्स ऑडिट में कब आता है? टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट 1 करोड़ भी होती है, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट 50 लाख भी होती है, टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट 2 करोड़ भी होती है और टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट 10 करोड़ भी होती है। अब आप कहेंगे ये क्या है सर, हमने तो सिर्फ एक ही बात सुनी थी कि 1 करोड़ रुपए के से ज्यादा का अगर टर्नओवर होगा तो हम टैक्स ऑडिट में आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं 50 लाख वाला होगा तो भी आएगा। भाई प्रोफेशनल्स के लिए ऐसा कहा गया है कि आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 50 लाख हो जाती है। ठीक है, इसलिए और कृधा लीगल स्टार एक प्रोफेशनल फर्म ही है, एडवोकेट फर्म है, एडवोकेसी या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक हो गई बात। तो क्या है, 50 लाख वाली बात भी एप्लीकेबल हो सकती है, 1 करोड़ वाली भी हो सकती है, 2 करोड़ या 10 करोड़ वाली भी हो सकती है। अब ये तो सेक्शन 44A भी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा और कब नहीं होगा। लेकिन यहाँ का मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा तब टीडीएस काटना मैंडेटरी होगा। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा तो टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। किन लोगों को टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करना है? अब यहाँ तो सिंपल सी बात है कि हर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि टैक्स ऑडिट में नहीं आता है उनको फाइल करना जरूरी नहीं है, मौज करे।
लेकिन साथ में एक एग्जम्पशन भी दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, अगर आपने कोई एग्जम्पशन ले रखा है कि भाई मेरा टीडीएस ना काटा जाए या मैं किसी का टीडीएस नहीं काटना चाहता, तो क्या होगा, आप पर टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये कब होता है? ज्यादातर ये तब होता है जब कोई ट्रस्ट होती है, कोई सोसाइटी होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ताकि उसका कोई भी टीडीएस ना काटे। ठीक हो गई बात? चलिए। या फिर कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य ही पैसा कमाना नहीं है, ना ही उस पर कोई टैक्स लगता है, ना ही पैसा कमाएगा ना टैक्स देगा, तो फिर टीडीएस की बात कहां से आएगी? बिना फालतू का टीडीएस कटवाएं, फिर उसका रिफंड लें, झंझट से झंझट करें। इससे अच्छा है कि एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि भाई मेरा टीडीएस ना काटा जाए, ना हम किसी का टीडीएस काटेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है। ठीक हो गई बात? चलिए अब चलते हैं आगे। फिर आता है इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड लिमिट। हर सेक्शन में कुछ कुछ लिमिट दी हुई है। यहाँ की लिमिट अगर क्रॉस होती है तो आपको टीडीएस काटना होगा, अदरवाइज नहीं काटना होगा। जैसे कि सैलरी की लिमिट है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कुछ लोगों की तो 2.5 लाख होती है, कुछ लोगों की 3 लाख होती है, कुछ लोगों की 5 लाख भी होती है। जिसकी जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगर वो क्रॉस हो रही है इंडिविजुअल एम्प्लॉय की, तो फिर टीडीएस काटना है, वरना नहीं काटना है। सेक्शन 194 इंटरेस्ट का है। अगर आपका पूरे साल में इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा है तो 10% के रेट से टीडीएस काटेगा कौन? बैंक काटेगा। ठीक हो गई बात? सेक्शन 194 सी, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अगर हमने कोई पेमेंट किया और उसका एक ट्रांजेक्शन 30,000 या उससे ज्यादा है और 1 लाख पूरे साल में हो चुका है, दोनों ही बातें आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा कोई एक भी कंडीशन टूटती है तो तो जिसका जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसका 1% टीडीएस कटेगा। अगर वो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उसका 2% कटेगा। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ का मतलब कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, उनका 2% कटेगा। ठीक हो गई बात? यहाँ पर बात काटने वाले की नहीं करी जा रही है, जिसका काटना है उसकी बात करी जा रही है। कि मतलब कि एक 30,000 से ज्यादा का अगर एक ट्रांजेक्शन हुआ, किसके साथ? जिस पार्टी के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो पार्टी अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1% कटेगा। अगर वो पार्टी अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 2% कटेगा। अब हो सकता है कि कृधा लीगल स्टार मुकेश जायसवाल का टीडीएस काट रही है, और कुछ पल के लिए मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्योंकि मुकेश जायसवाल इंडिविजुअल है इसलिए 1% कटेगा। अगर मुकेश जायसवाल की कोई कंपनी होती, मुकेश जायसवाल प्राइवेट लिमिटेड, तो 2% टीडीएस कटता। ठीक हो गई बात? चलिए आगे चलते। कमीशन, अगर कमीशन होगा तो उसकी लिमिट है 15,000 रुपए पूरे साल की, 5% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? रेंट, लैंड और बिल्डिंग, अगर मान लीजिए कोई रेंट पेमेंट किया है, किसने किया है? टेनेंट ने किया है अपने लैंडलॉर्ड को। तो टेनेंट जितना पेमेंट लैंडलॉर्ड को करेगा, अगर वो पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा होता है तो 10% का टीडीएस काटना होगा। कौन काटेगा? टेनेंट काटेगा और लैंडलॉर्ड का काटेगा, और लैंडलॉर्ड को काट करके बचा हुआ पेमेंट दे देगा, और जो टीडीएस काटा है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा। ठीक हो गई बात? अब आगे चलते हैं। सेक्शन 194 जे, ये प्रोफेशनल्स के लिए है। 30,000 रुपए से ज्यादा की अगर पेमेंट होती है, 10% का टीडीएस काटना होगा। सेक्शन 194 एस, सेल ऑफ वर्चुअल करेंसी, मतलब बिटकॉइन। सिंपल है, अगर आपने 50,000 से ज्यादा का बिटकॉइन सेल किया है, तो जिस कंपनी को आपने सेल किया है वो कंपनी आपको 50,000 रुपए में से 1% टीडीएस काट करके पैसा देगी, और आपके नाम पर 1% इनकम टैक्स पोर्टल पर चढ़ा देगी। ठीक हो गई बात? चलिए अब हम आपको एक बात ये बता दें कि अगर किसी भी सिनेरियो में जो पार्टी है, जो वेंडर है, उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो ये जो 10%, 1%, 2%, 5% का रेट है, ये बढ़ करके सीधा फ्लैट 20% हो जाएगा। क्योंकि उनको पैन कार्ड अपना देना था, उन्होंने कहा मेरे पास पैन कार्ड बना नहीं है। जैसे ही वो कहेंगे कि पैन कार्ड बना नहीं है, तो अब ये जिम्मेदारी होगी कृधा लीगल स्टार की कि वो 20% के रेट से टीडीएस को काटे और जमा करे। ये जिम्मेदारी होगी कृधा लीगल स्टार की। और मजे की बात यह है कि मुकेश जायसवाल का क्योंकि पैन कार्ड कृधा लीगल स्टार को मिला नहीं है, तो मुकेश जायसवाल अब इस 20% का क्लेम नहीं ले पाएंगे, मतलब उनको रिफंड भी नहीं मिलेगा। दोनों तरफ से नुकसान हो गया भैया। एक तो मुकेश जायसवाल को पैसा नहीं मिला, वो भी 20,000 रुपए कट गया, 1 लाख का 20% 20,000 होता है, और उसका इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई क्लेम भी नहीं मिलेगा। लो,
अगर मान लो उसकी इनकम पर कोई टैक्स लगा तो वो टैक्स उल्टा जमा उसको जरूर करवाना पड़ेगा। ठीक होगी बात। चलिए अब हम आपको एक बात बता दें कि सेक्शन 192, सेक्शन 194, सेक्शन 194 सी, एच, आई, जे और एस, ये कुछ सेक्शन है जो मैंने आपको अभी ब्रीफ में पढ़ाए हैं। बहुत सारे सेक्शन होते हैं यहाँ, अगर हम ऐसा कह लें कि शायद 20 से ऊपर सेक्शन होते हैं। ठीक होगी बात। लेकिन अब एक मकसद तो मेरा ये हो सकता है कि मैं आपको 20 सेक्शन में क्या लिखा है इसका मैं आपको ज्ञान समझा दूं। ठीक है, कि सेक्शन 192 में क्या लिखा है, 194 एच में क्या लिखा है, 194 सी में क्या लिखा है, और दुनिया भर के सेक्शन है, इसमें कोई कमी नहीं है। अभी एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 194 आर, एक आया 194 एन, एक आया 194 ओ। कैश की जब कभी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक वाले पैसा कुछ टीडीएस काटेंगे। 194 आर परक्विजिट्स पर टीडीएस कटेगा। दुनिया भर के सेक्शंस हैं बच्चों। या एक एक मेरा उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं आपको सारे सेक्शन का ज्ञान पढ़ा दूं, और एक मेरा उद्देश्य ये हो सकता है कि यहाँ पर जो अमाउंट कटना है, जिस सैलरी पर कटना है, ये किस तरह से काटा जाए और किस तरह से जमा करवाया जाए। तो ये दो उद्देश्य हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सीखना क्या है। क्या आपको पूरे 20 सेक्शन का ज्ञान चाहिए, या आपको ये ज्ञान चाहिए कि भाई ये जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है ये 30,000 से ज्यादा हो जाएगा, तब की स्थिति में हम किस तरह से 1% टीडीएस को काटेंगे, काट करके गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, और किस तरह से रिटर्न फाइल करेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्टर को उस 1% का क्लेम दिलवाएंगे, दिलवाने के बाद उसका रिटर्न फाइल होगा। या तो हम इस बात को समझें। अब ये जो मेरी पहली वाली बात है वो तो प्योरली थ्योरेटिकल है, क्योंकि 50 सेक्शन है, 50 सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखी हैं, और और अधिकांश बातें मुझे पता भी हैं। या तो मैं उनको रटाने बैठूं कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, या उससे ज्यादा अच्छा काम तो ये है कि मैं ये बताऊं बच्चों कि अगर ये ट्रांजेक्शन 35,000 हो जाएगा तो किस तरह से 1% टीडीएस आपको काटना होगा, किस तरह से जमा करवाना होगा, नहीं जमा करवाया तो क्या होगा। क्योंकि अगर हमने एक ट्रांजेक्शन में ढंग से अगर सीख लिया तो बाकी सारे सेक्शन की बात हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक बात और भी है, हमारे इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे बैच का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रैक्टिकल चीजों को सीखना, ये कि किस तरह से टीडीएस रिटर्न को जमा करवाया जाए और किस तरह से फाइलिंग करवाई जाए, ना कि हर सेक्शन में क्या लिखा है इस बात को समझना। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये जो हमने 7-8 सेक्शन लिए हैं ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर 50 सेक्शन हो सकते हैं, और गवर्नमेंट रोज की रोज नए नए सेक्शन लेकर के आ रही है। 20-25 सेक्शन तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, उनको हमें नहीं लगता कि लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें टीडीएस काटना हुआ तो हम किस तरह से टीडीएस को काटकर रिटर्न की फाइलिंग करवाएंगे, और सबको सही सही क्लेम दिलवाएंगे, सबका रिफंड करवाएंगे, या फिर उनका जो भी टैक्स जमा होता है वो जमा करवाएंगे। इसको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक नई बात शुरू करते हैं, कल का रिवीजन हो गया है, अब हम लोग नई बात को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था टीडीएस क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि किन लोगों का टीडीएस कटना मैंडेटरी है, फिर हमने ये देखा कि कुछ लोगों का कटना बिल्कुल मैंडेटरी है और कितना कटना है, इस बात को समझा। अब हम इस बात को समझेंगे कि कब कब कटेगा, यानी कि आपका टीडीएस कब कब काटा जाए। टीडीएस काटने की जो आखिरी तारीख है वो है हर महीने के अगले महीने की 7 तारीख। यानी कि अगर ये जनवरी का महीना चल रहा है तो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आपकी होती है 7 तारीख। मतलब 7 फरवरी तक आपका टीडीएस कट करके जमा हो जाना चाहिए, आपका टीडीएस कट करके जमा हो जाना चाहिए। अगर आपका महीना है दिसंबर तो दिसंबर महीने की लास्ट डेट होगी 7 जनवरी। अगर आपका महीना है नवंबर तो नवंबर के टीडीएस को काट के जमा करवाने की जिम्मेदारी होगी 7 दिसंबर। मतलब हर महीने के अगले महीने की 7 तारीख ही लास्ट डेट होगी। अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करिए कि, चलिए अभी हमने एग्जांपल ये लिया है कि अच्छा टीडीएस काट के जमा कैसे करवाएंगे। टीडीएस काट के जमा करवाएंगे वाया चालान 281। अब इस चालान को कैसे जमा किया जाता है ये तो अभी हम प्रैक्टिकल टॉपिक पे समझेंगे कि चालान 281 को कैसे जमा किया जाता है। लेकिन अभी ये समझिए कि आपको ये चालान 281 281 7 तारीख के अंदर अंदर या 7 तारीख को ही आपको जमा करवा देना है। मतलब एक ये जिम्मेदारी हो गई
कि चालान 281 आपको अगले महीने की 7 तारीख तक जमा। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने टीडीएस काट लिया है और काट करके क्या किया है, जमा कर, काट करके जमा करवा दिया है। अगर आपने इस 7 तारीख तक टीडीएस नहीं जमा करवाया तो क्या होगा, अब समझते हैं क्या होगा। अगर आपने टीडीएस 7 तारीख तक जमा नहीं करवाया तो आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% और अ पार्ट ऑफ मंथ, 1% फॉर अ पार्ट ऑफ मंथ। मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ का मतलब समझिए। मान लीजिए, मान लीजिए कि आपने किसी को पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी को पेमेंट करी, चलिए एग्जाम्पल ही कंटिन्यू कर दे। देखिए जनवरी 2023 का महीना था, जनवरी, इसको 24 कर लेते हैं, जनवरी 2024 का महीना था। अब जनवरी 24 का क्योंकि टीडीएस था, या एग्जैक्ट डेट ले लीजिए कि 15 जनवरी 2024, इस दिन 1 लाख की कंसल्टेंसी, 1 लाख की कंसल्टेंसी पे करनी थी। किसको पे करनी थी, चलो कमीशन ही लेते हैं, कमीशन ही रखते हैं इसको, एग्जाम्पल चेंज नहीं करते, दिक्कत हो जाएगी आगे। मान लो 1 लाख का कमीशन पे करना था, किसको पे करना था, अब मान लो कृधा लीगल स्टार को किसको पे करना था, मुकेश को पे करना था 1 लाख का कमीशन। अब ये कंसल्टेंसी नहीं है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, कमीशन है ये, सिर्फ कमीशन। आपको इन्होंने जो पेमेंट किया था 1 लाख का, वो पेमेंट किया 15 जनवरी 2024 को, यानी कि ये जनवरी 2024 के मंथ का टीडीएस था। इसकी लास्ट डेट थी 7 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023 जनवरी का टीडीएस था। आपको इसको जमा करवा देना था 7 फरवरी 2023 तक। लेकिन इन्होंने, अच्छा कितना जमा करवाना था, 1 लाख तो अमाउंट था, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए। कमीशन का रेट 5% है, प्रोफेशनल का रेट 10% है, ठीक है। कमीशन का रेट 5%, तो 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपए। यानी कि कृष्णा लीगल स्टार को 5,000 रुपए 7 फरवरी तक काट करके जमा करवा देना था, काट करके जमा करवा देना था। लेकिन इन्होंने एक्चुअली 7 फरवरी तक जमा नहीं करवाया, बल्कि 10 फरवरी को जमा, मतलब 3 दिन का डिले लग गया, 3 दिन का डिले लग गया। अब यहाँ पर हो सकता है हमारी क्लास में बैठे कुछ बच्चे ये बात बोले कि सर क्योंकि 3 दिन का डिले हुआ है तो यहाँ पर इंटरेस्ट सिर्फ 3 दिन का ही आना चाहिए, क्योंकि गलती तो 3 दिन के लिए ही हुई है, गलती तो 3 दिन के लिए ही हुई है। क्योंकि उसने 3 दिन का डिले किया है तो आप 3 दिन का ब्याज लगाइए, यही यही होता जस्टिस, यही होता न्याय। लेकिन इनकम टैक्स ने किया अन्याय, इनकम टैक्स ने किया अन्याय। उसने कहा हम 1.5% प्रति महीना ब्याज लगाएंगे, प्रति महीना ब्याज लगाएंगे। और क्योंकि ये जनवरी का टीडीएस था इसलिए जनवरी पे भी ब्याज लगाएंगे, और फरवरी में भी आपने जमा नहीं किया तो फरवरी का भी ब्याज लगेगा। अरे बाप रे बाप, 3 दिन का डिले होने से 2 महीने का ब्याज लगेगा, ये कैसे हुआ सर, ये हुआ, ये हुआ बच्चों और अ पार्ट ऑफ मंथ से, और अ पार्ट ऑफ मंथ मतलब 1 महीना अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो भी लगेगा, अगर आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया तो भी लगेगा, और अगर महीने का 1 दिन भी शुरू हो गया तो भी लगेगा। बड़ी मजे की बात है, मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ। जनवरी का टीडीएस था, जनवरी में आपको जमा करना था, जनवरी में आपने नहीं किया तो जनवरी का भी लगेगा, और फरवरी 7 तारीख तक जमा करना था तो आपने फरवरी को भी नहीं किया तो फरवरी का भी लगेगा। लो भैया, मतलब 1.5% जनवरी का और 1.5% फरवरी का भी लगेगा। ये कैलकुलेट कैसे होगा, 5,000 रुपए टीडीएस का अमाउंट है, इस पर 1.5% निकालेंगे और 2 महीने का निकालेंगे। 1.5% 1 महीने का है, 1.5% 1 महीने का है, आपको 2 महीने का ब्याज निकालना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी दोनों काउंट होगा। और किस शब्द से काउंट होगा, और अ पार्ट ऑफ मंथ। मंथ होता तो कोई समस्या नहीं थी, 1 महीने का लगा देते, लेकिन और अ पार्ट ऑफ मंथ है, इसका मतलब जनवरी का भी 1 दिन था, जनवरी के तो बहुत सारे दिन थे, जनवरी में तो 15 दिन थे भाई,
15 तारीख को आपने पेमेंट कर दिया था, ठीक है, तो 15 दिन जनवरी के और 10 दिन फरवरी के, तो 15 दिन भी एक महीने में राउंड ऑफ हो गया और 10 दिन भी एक महीने में राउंड ऑफ हो गया। बताओ जरा, 3 दिन की डिले करने से 2 महीने का ब्याज पड़ा। कितनी अटपटी बात है ना। आपको लगता होगा ये क्या है, बड़ी अटपटी बात है। हाँ, ऐसा ही, ऐसा ही है। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 मंथ से, तो आ जाएगा 150 रुपए। यानी कि अब जब 10 तारीख को ये पैसा जमा होगा तो 5,000 रुपए नहीं जमा होगा, 5,150 रुपए जमा। 5,000 रुपए तो टैक्स के हेड में जाएगा और 150 रुपए इंटरेस्ट के हेड में जाएगा। 150 रुपए इंटरेस्ट के हेड में जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? बता दो मुझे, ये बात समझ में आई कि? क्लियर है? चलो, ये बात क्लियर है।